आप सभी चूंकि इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है ये चैनल उनके लिए है जो आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं। ये आईपीओ इन्वेस्टर्स क्या होता है? आईपीओ इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर जो आईपीओ में इन्वेस्टिंग करता है, एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करता है, एसएमई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, एसएमई स्टॉक में दिमाग लगाता है, स्पेशल सिचुएशन ट्रेड, बाईबैक, बल्क डील, ब्लॉक डील और ऑफर फॉर सेल में काम करता है। ये सारे वो काम है जो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए रीजनेबल से बेटर रिटर्न लेने का एक साधन है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि हम लोगों में से कई लोग ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी क्या देखा कि कई इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं हमारी टीम में या हमारे फॉलोअर्स में, सब्सक्राइबर में, जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा मतलब बड़ा नहीं होता है, बल्कि ऐसा बिजनेस जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का बिजनेस है। उनके पास पैसा भी फ्री है तो वो आईपीओ भी लगा रहे हैं और उनके पास अपने बिजनेस को ग्रो करने की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस के मास्टर हैं। लेकिन क्या कभी उन्होंने इस तरह से सोचा है कि मैं हमेशा ही क्या आईपीओ लगाता रहूंगा या कभी मेरी कंपनी भी लिस्ट होगी और जिसमें आप में से बाकी सब लोग आईपीओ लगा पाएंगे? इसी चैनल पे कभी पंकज लड्डा मेरे आईपीओ को भी रिव्यू कर रहे होंगे। तो देखिए क्या ऐसा विजन है आप में? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो जरूर आपके लिए, क्योंकि आप देखे बिना मत जाइएगा। क्योंकि किस माइंडसेट से एक प्रमोटर इशू लेके आता है और उसको किस तरह से वो ग्रो करने की कोशिश करता है, क्या वो प्रमोटर का माइंडसेट ठीक है या सिर्फ पैसा ही इकट्ठा करना चाहता है, इसको समझकर ही हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। तो ये वीडियो न सिर्फ उनके लिए जो इन्वेस्टर है, बल्कि स्पेशली उनके लिए है जो अपना बिजनेस रन करते हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। यदि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा यदि आपका टर्नओवर है तो समझ लेना कि ये वीडियो आपके लाइफ टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए चलते हैं और हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम है एसएमई आईपीओ। जी हां, क्या हम भी हमारा एसएमई आईपीओ ला सकते हैं? इसी को बात करते हैं डिटेल में, एक एक पॉइंट से, और जानते हैं क्या हम रेडी हैं एसएमई आईपीओ के लिए। गेट योरसेल्फ रेडी फॉर एसएमई आईपीओ, एन अपॉर्चुनिटी टू गेट योरसेल्फ लिस्टेड इन बीएसई एंड एनएसई। जरा सोचिए, यदि ऐसा हो जाए तो आप इंडिया की टॉप 6-7 हजार कंपनीज में से हो जाएंगे जो लिस्टेड है, और आपकी विजिबिलिटी क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, आप समझ सकते हैं। आप रिलायंस, टाटा, अंबानी, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, इनके इक्विवेलेंट जाकर आप बैठ जाएंगे कि जो स्टेटस उनका है वही स्टेटस आपका है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए हम चलते हैं कि हम आपको कैसे लिस्टेड करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लिस्टिंग की जरूरत क्या है। क्या हमें लिस्टिंग करना चाहिए, या हम ये देखें कि इंडिया में कितने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज किसे कहते हैं? वो बिजनेसेस जो 1 करोड़ रुपए से कम से स्टार्ट हुए हैं और उनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, यानी कि लेस देन 5 करोड़ रुपए। यदि ऐसे हैं तो वो कितने इंडिया में इंटरप्राइजेज हैं या बिजनेसेस हैं? जरा सोचिए, आपके नुक्कड़ पे किराने की दुकान भी इसी कैटेगरी में आती है, आपका पान वाला भी इसी कैटेगरी में आता है, आपका पकौड़ी वाला भी इसी कैटेगरी में आता है, आपका चाट वाला भी इसी कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से पूरे इंडिया में 6.3 करोड़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। जी हाँ, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। जरा सोचिए, 6.3 करोड़ से ज्यादा इंटरप्राइजेस ऐसी हैं इंडिया में जो इस कैटेगरी में आती है। और ये देखा जाए तो वर्ल्ड में नंबर 1 है छोटे इंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो आइए हम इसमें से थोड़ा सा फिल्टर करते हैं और देखते हैं ऐसे इंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 10 करोड़ से कम है, और दूसरी तरफ जिनकी सेल्स या रेवेन्यू 5 करोड़ से ऊपर है लेकिन 50 करोड़ से कम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है और सेल्स 50 करोड़ से नीचे है। ऐसे कितने इंटरप्राइजेज हैं? क्या आपके दिमाग में कोई नंबर है? तो आपके लिए मैं बता देता हूं कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ऐसे इंटरप्राइजेज हैं जिनकी सेल्स 50 करोड़ रुपए या इससे कम है, 50 करोड़ से कम है, और जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है। सिर्फ 3 लाख। जहां 6.33 करोड़ थे वो सिर्फ 3 लाख रह गए जब हम इसने थोड़ी सी कैटेगरी बढ़ा दी। तो ये वो इंटरप्राइजेज हैं जो आपकी और हमारी इस वीडियो की नजर में है। तीसरी कैटेगरी में वो कंपनी आती है जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 20 करोड़ से कम है, फर्स्ट थिंग, और
जिनकी सेल्स या रेवेन्यू 50 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ से 250 करोड़ से कम है। यदि इस तरह की कैटेगरी हम देते हैं तो इंडिया में लगभग 50,000 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ 50,000 जो इस कैटेगरी में आते हैं। उनमें से कुछ लिस्टेड है और कुछ नहीं है। तीसरी तरफ हम बात करते हैं लार्ज कंपनीज कितनी है जिनका टर्नओवर 250 करोड़ या इससे ज्यादा है। आप अंदाजे से बता सकते हैं कितनी है? सिर्फ 25,000 ऐसी कंपनीज है जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। यदि हम इस तरह से देखें तो इस 25,000 कंपनीज में से ही ज्यादातर कंपनीज आपको लिस्टेड मिलती है। अब हम देखते हैं कि इन 25,000 में से कितनी कंपनीज लिस्टेड है। अनुमान के हिसाब से 5,000 कंपनीज इन 25,000 में से लिस्टेड है। इसका मतलब कि 5,000 डिवाइडेड बाई 25,000 यानी कि 20% कंपनीज इस कैटेगरी में लिस्टेड है। दूसरी तरफ हम एसएमई की बात करते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और जिनकी सेल्स 50 करोड़ से कम है। उसमें से यानी कि उन 3 लाख कंपनीज में से कितने लिस्टेड होगी? सिर्फ 1050 कंपनी, यानी कि 3 लाख में से सिर्फ 1050 कंपनीज लिस्टेड है। यदि हम कैलकुलेट करें तो 0.35%, 0.5% कंपनीज भी लिस्टेड नहीं है, 1% कंपनीज भी लिस्टेड नहीं है, जबकि लार्ज कैप में 20% कंपनीज लिस्टेड है। यदि ऐसा कुछ है तो क्या रीजन है कि ये कंपनीज लिस्टेड नहीं है? इसका रीजन क्या है, आइए यही जानेंगे। तो हमने ये देखा कि बहुत कम परसेंटेज, लेस देन 0.35% कंपनीज ही लिस्टेड है एसएमई सेगमेंट में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अभी तक यानी कि 2011-12 से लेके अभी तक की क्या हिस्ट्री कहती है कि 1053 कंपनीज बीएसई और एनएसई में टोटल लिस्टेड है, जिसमें से 18,626 करोड़ रुपए फंड रेज किया इन दोनों ने मिलाकर। और इन दोनों एक्सचेंज की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 18,000 करोड़ रुपए रेज किया था वो इस समय 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यदि हम बीएसई और एनएसई को ज्वाइंटली बात करते हैं तो इन 1053 कंपनीज में से 325 कंपनीज, 325 कंपनीज ऑलरेडी माइग्रेट कर चुकी है मेन बोर्ड में। मेन बोर्ड का मतलब कि वो बोर्ड जहां वो स्टॉक एक्सचेंज जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज है वहां माइग्रेट कर चुकी है। जब भी आप कोई एसएमई कंपनीज को लिस्ट कराते हैं तो आफ्टर 3 ईयर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने आप को माइग्रेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में, माइग्रेशन के क्या रूल्स है, इसके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं एज ए बिजनेसमैन आप क्या सोचते हैं। जनरली कोई भी बिजनेसमैन ये सोचता है कि मुझे मेरा सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट को सेव करना है, सेव करके एसेट क्रिएट करना है या बुक वैल्यू बढ़ानी है। बस यही उसका बिजनेस का गोल होता है। तो सेल्स वो बढ़ा पाता है क्योंकि सालों से बिजनेस कर रहा है। अच्छा बिजनेस करने वाला या जो भी पर्सन 5 से 50 करोड़ की सेल्स कर रहा है तो ये मान के चलिए कि अच्छा बिजनेस कर रहा है और डेफिनेटली कमा ही रहा होगा। जो पर्सन इस कैटेगरी में आ गया समझ लो कि वो एक कंपैरेटिवली बड़ा बिजनेसमैन है, ग्रोथ माइंडसेट है और साथ में वो जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और अपने बिजनेस का मास्टर है। तो वो क्या करता है? सेल्स बढ़ाता है, सेल्स बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाता है, प्रॉफिट को डिपॉजिट करता है या जमा करता है, वो उसकी बुक वैल्यू बढ़ती है और बुक वैल्यू बढ़ने के बाद में जब वो पैसे की ज्यादा लिक्विडिटी होती है तो कुछ एसेट परचेज कर लेता है और इस तरह से उसका टोटल बिजनेस साइकिल चलता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में पिछले 5, 10, 15, 20, 25, 50 साल से जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका यही माइंडसेट रहा है। लेकिन यदि ये माइंडसेट रहा है तो वो कहीं ना कहीं पैसा बचाना चाहता है। वो चाहता है कि मैंने जो कमाया है उसमें से ज्यादा बचा सकूं। तो ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए वो क्या करता है कि वो सेल्स प्रॉफिट तो बढ़ाता ही है। वो तो उसके एक लिमिटेड उसके हाथ में है, जितना उसके पास पैसा है उसी के अकॉर्डिंग वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं टैक्स बचा लूं तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम बढ़ जाएगी। पर्सनल इनकम है, पर्सनल बिजनेस है, तो वो क्या करता है कि जो उसकी इनकम होती है उसमें से आधा तो वो बुक्स में डालता है और आधा वो 2 नंबर में करता है। जब वो आधा बुक्स में डालता है, आधा 2 नंबर में करता है, तो बुक्स वाले पर तो इनकम टैक्स देता है और 2 नंबर वाले पे इनकम टैक्स बचा लेता है और वो खुश होता है कि मैंने बहुत सारा पैसा बचा लिया है इनकम टैक्स की चोरी करके। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। उसका पिछले 5 साल की हम बात करते हैं कि 5 साल तक की सेल्स 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ है और सेल्स पर उसके पास 20% प्रॉफिट है। तो इसका मतलब 10 करोड़ पे उसके पास 2 करोड़ पे प्रॉफिट आया और 20 करोड़ पे 4 करोड़ और 30 पे 60 और 40 पे 80 और 50 पे 10 करोड़ का प्रॉफिट आया, जिसमें से 50% वो बुक्स में रखता है और 50% ब्लैक में रखता है। क्योंकि वो बुक्स में रखता है तो उन आधे प्रॉफिट का, इस आधे प्रॉफिट का
5 साल का प्रॉफिट उसका हुआ 15 करोड़ रुपए, जिस पर उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो वो कितना इनकम टैक्स देता है? 33% देता है यदि वो इंडिविजुअल में काम कर रहा है। यदि वो कंपनी में या कॉर्पोरेट में या प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा है तो 25% टैक्स जमा दे रहा है। यदि वो इंडिविजुअल में कर रहा है तो उसको 5 करोड़ रुपए का टैक्स जमा देना पड़ता है, और यदि वो प्राइवेट लिमिटेड में कर रहा है तो 25% के हिसाब से 3.75 करोड़ रुपए टैक्स देना है। दूसरी तरफ वो जो 2 नंबर में उसने काम किया, उसने वो टैक्स बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक में काम करके 5 करोड़ पे पूरे 5 साल में टैक्स बचा लिया। यदि वो 30% दे रहा है तो 33% दे रहा है तो, और यदि वो टैक्स दे रहा है कम तो, या कंपनी है उसके पास, तो 25% के हिसाब से 3.75 करोड़ पे उसने बचा लिया, और वो खुश होता है कि वाह मजा आ गया। चलो अब हम देखते हैं कि यदि उसने 50% टैक्स जो देकर जो कैपिटल जमा की वो कितनी हुई। 5 साल का उसका प्रॉफिट है 15 करोड़ रुपए, उसमें से 3.75 करोड़ रुपए उसने टैक्स दिया तो बचा 11.25 करोड़ रुपए। ये तो उसके पास 1 नंबर के बचे, और 15 करोड़ पूरे के पूरे 2 नंबर के उसके पास बच गए। तो टोटल उसकी बुक वैल्यू तो वैसे 11.25 करोड़ हुई, लेकिन टोटल उसकी वेल्थ हो गई 26.25 करोड़ रुपए। यानी कि उसने पिछले 5 साल में 26 करोड़ रुपए कमाए या वेल्थ क्रिएट करी, जिसमें उसने 3.75 करोड़ रुपए टैक्स का बचा के क्रिएट की है। दूसरी तरफ उसने जो वेल्थ क्रिएट की वो कहां पता लगती है? वो आप ये देख के पता कर सकते हैं कि इसकी बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू मतलब जो इसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया कंपनी में वो, प्लस वो पैसा जो इसने कमाया और रिजर्व में चला गया, कंपनी के रिजर्व में चला गया, ये दोनों मिला लें तो बुक वैल्यू हो गई। तो 10 रुपए का यदि उसका शेयर होगा तो हो सकता है उसकी बुक वैल्यू 40, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकती है। तो वो खुश होता है कि मेरी बुक वैल्यू 70 रुपए हो गई, इसका मतलब कि मेरी वैल्यू 70 रुपए के बराबर है। उस 70 रुपए में मैंने कुछ बैंक में पड़ा है, कुछ एफडी पड़ी है और कुछ प्रॉपर्टी खरीद रखी है। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको ये पता है कि उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई है। यहां हमारे केस में उसकी बुक वैल्यू हो गई 26 करोड़ रुपए ब्लैक और व्हाइट मिला के। आइए अब हम बात करते हैं कि यदि उसका सलाहकार वो नहीं होता जो पहले था, जिसने टैक्स बचत करने की बात कही, बल्कि हमारा जैसा कोई होता, तो हम क्या सलाह देते? हम कहते ब्लैक और व्हाइट बंद करो, आपको पैसा कमाना है। ये 26 करोड़ से ज्यादा वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो, बस यही मैं आपको बताता हूं। तो हम क्या कहते हैं उसको कि देखो, मार्केट वैल्यू क्रिएट करो, आप अपने बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करो, एंटरप्राइज की वैल्यू क्रिएट करो। जरा सोचिए, आज आप बात करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल की। क्या आपको लगता है इंडियन होटल जैसी कंपनी एक दिन में या ओवरनाइट में बनाई जा सकती है? जी नहीं। उसी तरह क्यों? क्योंकि न सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, स्टाफ चाहिए, टीम चाहिए और वेल मैनेज टीम चाहिए, साथ में ग्राहक भी चाहिए। ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती है तो एक कॉर्पोरेट बनता है, एक कंपनी बनती है। जरा सोचिए, हम इंडियन होटल तो नहीं है, लेकिन हम भी कोई अच्छे बिजनेसमैन तो हैं। हम जो एंटरप्राइज चला रहे हैं उसकी भी कोई वैल्यू होगी, जैसे इंडियन होटल की कोई वैल्यू है। उसकी क्या वैल्यू है? क्या हमारी 2 जनरेशन, 3 जनरेशन या 1 जनरेशन, 30 साल, 20 साल जो भी हमने दिए इस बिजनेस को, उसकी कोई एंटरप्राइज वैल्यू तो होगी। वो 100 साल बाद में, मैं जानता हूं कई ऐसे बिजनेस हैं जो 50 साल से रन कर रहे हैं, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? उसकी वैल्यू है, क्योंकि 50 साल की मेहनत लगी हुई है। उस मेहनत की क्या वैल्यू है? वो ही कहलाती है एंटरप्राइज वैल्यू। इस 50 साल की वैल्यू में हम क्या क्या जोड़ते हैं? सपोज इन 50 सालों में यदि आपकी कंपनी चल रही है तो आप ये सोचिए कि आपने अपने कस्टमर सेलेक्ट कर रखे हैं, आपके सेलेक्टेड कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं जो आपसे रेगुलर माल लेते हैं, आप पे विश्वास करते हैं। चाहे वो आपके शहर में रहने वाला पन्ना वाला पकौड़ी वाला भी होगा ना, तो उसके भी ग्राहक सेट है। तो सोचिए, उसने अपना वैल्यू क्रिएट कर रखी है। दूसरी, उसमें मैनेजमेंट का विजन आ गया है कि वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहा है। उसमें उसके बुक वैल्यू भी आ गई है। साथ में उसने एक प्रोसेस बना रखा है अपनी कंपनी का। क्या प्रोसेस बना रखा है? कि प्रोडक्ट किस तरह से बनता है और ग्राहक तक किस तरह से पहुंचता है, इसके बीच में जितनी लागत आती है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाता है, ये एक पूरा प्रोसेस बन रहा है। वो अकेला आदमी काम नहीं कर रहा है, बल्कि 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी, कितने भी लोग काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। साथ में जब ये प्रोसेस बना हुआ है, आज जब 50 साल पुरानी कंपनी का डिस्काउंटिंग हो चुकी है, तो जरा सोचिए अगले 50 साल में कंपनी कहां पहुंचेगी। जरा आप सोचिए कि बिकाजी किस तरह से लिस्टेड कंपनी बनके इंडिया की टॉप कंपनीज में से नाम आ रहा है। जरा सोचिए किस तरह से स्टार्ट हुई थी। क्या आपके शहर में भी ऐसा कोई पोया वाला है जो लिस्टेड हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उसमें शायद विजन नहीं होगा। आप में वो विजन है। आप माइक्रो में नहीं है, बल्कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में है, तो आप में वो विजन डेवलप होगा, तो ही
आपको मार्केट वैल्यू मिलेगी, इंटरप्राइज वैल्यू मिलेगी। इंटरप्राइज वैल्यू आपके टारगेट, आपके फ्यूचर डिस्काउंटिंग, आपके गोल, आपके विजन का रिफ्लेक्शन है, वो आपको मिलता है, तो जाके इंटरप्राइज वैल्यू मिलती है। ये कैसे मिलती है, आइए हम उसी XYZ कंपनी के एग्जांपल में चलते हैं। हमने एग्जांपल में क्या देखा कि XYZ लिमिटेड कंपनी ने 5 साल में 30 करोड़ रुपए कमाए, 15 व्हाइट में, 15 ब्लैक में। हम उसको एक ही एडवाइस करते हैं कि आप व्हाइट ब्लैक बंद करो, जो भी पैसा कमा रहे हो आप बुक्स में रखो। तो 100% जो 5 साल में 30 करोड़ रुपए कमाए बुक्स में है। सपोज पहले साल उसने, जैसा उस एग्जांपल में हमने बात की, 2 करोड़ रुपए कमाए, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि मार्केट वैल्यू डिसाइड करने के लिए प्राइस टू अर्निंग वैल्यू रहती है कि अर्निंग के कितने प्राइस पर कोई भी स्टॉक चलेगा या किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन होगी। सपोज बहुत नई कंपनी है तो मिनिमम 10 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे तो जनरली कंपनी चल रही है। जब इसका एक्चुअल प्रॉफिट 2 रुपए था तो उसका 10 पीवी के हिसाब से 20 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू हो सकती है। दूसरे साल जब इसका प्रॉफिट बढ़ के 4 करोड़ रुपए हो गया तो मल्टीप्लाइड बाय प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़कर 14 रुपए हो जाएगा और वो 56 करोड़ की कंपनी होगी। तीसरे साल जब 6 करोड़ का प्रॉफिट था, 16 पी रेशियो यदि मिलता है तो 96 करोड़ रुपए, 8 करोड़ का प्रॉफिट था यदि चौथे साल में, 18 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलता है तो 144 करोड़ रुपए हो गए। और इसी तरह 5वें साल में जाते जाते यदि 20 करोड़ का प्रॉफिट होता है, मार्जिन 20% ही है, हमने ये मान के चला है क्योंकि मार्जिन 20% है, तभी तो 50 करोड़ की सेल पर 20% यानी कि 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ। और यदि इतना प्रॉफिट होता है तो 20 प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलता है तो 200 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू तैयार होती है। तो ये कंपनी की मार्केट वैल्यू 200 करोड़ रुपए है। तो इस केस में यदि आप एंटरप्राइज वैल्यू क्रिएट करते हो तो आपकी वैल्यू 200 करोड़ रुपए है, जबकि दूसरी तरफ जिस तरह से ट्रेडिशनल माइंडसेट से आप बिजनेस कर रहे थे, आपकी वैल्यू टैक्स चोरी करने के बाद में 26.25 करोड़ रुपए है। तो आज तक जब हम बात करते हैं तो हम दो ही बात करते हैं, क्या? बिजनेसमैन और सर्विसमैन जॉब कर रहा है और बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है। लेकिन एंटरप्रेन्योर की बात हम नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो बड़े लोगों का काम है, टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी का ही काम है। जी नहीं दोस्तों, ये आपका भी काम है। आप अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस बिजनेस को कैसे लेते हैं, एज ए बिजनेसमैन और एज ए एंटरप्रेन्योर। जब आप एज ए बिजनेसमैन लेते हैं तो आपका फोकस होता है सेल्स, प्रॉफिट, सेविंग, बुक वैल्यू और वेल्थ यानी कि जो आपने एसेट परचेज की, इस पर आपका फोकस होता है। जब आप एंटरप्रेन्योर की तरह काम करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो मेरी मेहनत है उसकी वैल्यू कितनी है। वो मेरी मेहनत, क्या वो जो 2 लाख रुपए महीना या 1 लाख रुपए महीना में जो सैलरी विड्रॉ कर रहा हूं, क्या वही मेरी मेहनत है? जी नहीं दोस्तों, उससे ज्यादा आपका विजन की मेहनत उसमें है। तो वो जब इस तरह से यदि कोई सोचते हैं तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज वैल्यू, इस तरह से क्रिएट की जाती है। तो पहले आप सोचिए कि आज तक आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं एज ए बिजनेसमैन की तरह, लेकिन अब आपको सोचना है एज ए एंटरप्रेन्योर की तरह। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि साहब मुझे बुक वैल्यू देखनी होती है या मेरी वेल्थ देखनी होती है, तो मैं बैलेंस शीट में देख लेता हूं कि मेरी वेल्थ कितनी है, लेकिन वो बुक वैल्यू के रूप में मुझे बैलेंस शीट में दिखाई देती है और 2 नंबर का जितना पैसा होता है वो मैं जोड़ लेता हूं उसमें, तो मैनुअली जोड़ के ये मैं काम कर लेता हूं। लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे कहाँ मिलता है? तो ये चीज आपको मिलती है जब आप बाजार में लिस्ट हो जाते हो। बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जब आप लिस्ट हो जाते हो तो आपको मिलते हैं इंटरप्राइज वैल्यू। क्यों? क्योंकि यदि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होगी और लिस्टेड नहीं है तो उसकी बुक वैल्यू ही आपकी इंटरप्राइज वैल्यू मानी जाती है, क्योंकि जब भी आप शेयर ट्रांसफर करते हैं उसमें तो बुक वैल्यू पर ही शेयर ट्रांसफर होते हैं, ना इससे नीचे हो सकते हैं, ऊपर तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली बुक वैल्यू ही इंटरप्राइज वैल्यू मानी जाती है। तो एंटरप्राइज वैल्यू की रियल एंटरप्राइज वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? वो तभी डिसाइड होगी जब आपकी कंपनी बाजार में लिस्ट हो जाएगी। तो बाजार में लिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार में लिस्ट होने का बेनिफिट क्या है? अभी तक तो आप देखते हैं कि मेरा बिजनेस था, मैं मेहनत कर रहा हूं, सारी कमाई मेरी होनी चाहिए, लेकिन यदि एंटरप्राइज वैल्यू को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सारी कमाई मेरी होने से ज्यादा बेनिफिट मुझे तब मिलता है जब मैं कुछ स्टेक डाइल्यूट करके बाजार में लिस्ट हो जाऊं तो मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होती है। तो जरा एक बात ध्यान रखिएगा, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया? अडानी, अंबानी। हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन राजस्थान और इन योर स्टेट? आप कोई भी नाम ले लीजिए। हु इज द रिचेस्ट एनआरआई? लक्ष्मी निवास मित्तल। आप कोई भी नाम ले लीजिए, जो भी रिच है, जरा एक बात ध्यान रखिएगा, वो रिच क्यों है या उनका पैसा कहां इन्वेस्टेड है? तो एक ही चीज है, दे ऑल हैव शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी। क्या आप भी रिच बनना चाहते हैं?
तो सिर्फ पैसा कमाकर और बचाकर रिच नहीं बन सकते। आप जब लिस्ट हो जाएंगे तो लिस्ट होने के बाद में जब मार्केट वैल्यू जो क्रिएट करेगी वो आपकी वेल्थ को डिटरमाइन करेगी, क्योंकि उस मार्केट वैल्यू पे आप चाहें तो अपना पूरा स्टेक भी बेच सकते हैं। तो आइए अब हम सोचते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है एसएमई में आपको लिस्ट कराने का, एज ए एंटरप्रेन्योर आपको लिस्ट कराने का। देखो, सबसे पहली बात है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि आपकी लॉयल्टी बढ़ती है। जरा आप सोचिए कि आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, आप बीकाजी को लिस्ट होता हुआ देखते हैं, पतंजलि को लिस्ट होता हुआ देखते हैं, तो आपकी इमेज कंपेरेटिवली बेटर होती है। रीज़न कि एज ए ओनर, एज ए एंटरप्रेन्योर आप तो ये बिजनेस को एज ए प्रोसेस की तरह रन कर रहे हैं, तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, आपकी लार्ज आप एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो वो तभी पॉसिबल होता है जब आप लिस्टेड होते हैं, पैसा होता है, आप 4 ब्रांचेस खोल सकते हैं। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंदौर वाला भी, एक कोटा वाला भी, एक जयपुर वाला भी, एक चेन्नई वाला भी आपका कस्टमर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपेंशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कस्टमर आपको किसी भी सिटी में देखेगा तो ज़्यादा वैल्यू के साथ देखेगा। दूसरे पॉइंट से हम देखते हैं टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी यदि आपके यहाँ घर में बच्चा है, वो जॉब करने चाहता है, तो वो किस में जॉब करना चाहेगा? क्या किसी पन्नालाल पकौड़ी वाले के यहाँ, या फिर किसी न किसी लिस्टेड कंपनी में? जब उसका रिज्यूमे बनता है तो लास्ट जॉब कहाँ था, वो कहता है कि एक लिस्टेड कंपनी में जॉब था, और एक लोकल किसी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का जॉब था, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो एज ए ऑनर, एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपकी अच्छी टीम आपके पास आएगी, कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके पास क्वालिटी टैलेंट आएगा, आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग होगी। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, आपका सप्लायर आपको ज़्यादा वैल्यू देगा, आपकी पेमेंट टर्म्स कंपेरेटिवली कंफर्टेबल हो सकती है, आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिल सकता है। फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं, आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। आप रिस्क फ्री कैपिटल अर्न रख सकते हैं। कैसे? जब आप खुद का बिजनेस रन करते हैं, एज ए बिजनेसमैन या बिजनेस रनर बिजनेस रन करते हैं, तो आपको पैसा लेने के लिए बैंक में जाना पड़ता है और वहां ब्याज चुकाना पड़ता है। जबकि एंटरप्रेन्योर रन करते हैं तो आप पैसा लेने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं, वहां कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ता। यानी कि रिस्क फ्री कैपिटल, जिसके वो चुकाने की आपको टेंशन नहीं है। वो शेयर होल्डर आपस में स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को चेंज करते रहेंगे, लेकिन आप कंफर्टेबल होकर अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। जब इतने सारे बेनिफिट हैं तो, और साथ में वेल्थ क्रिएशन का 10 टाइम बेटर चांसेस हैं, तो हम इतने सारे बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं लिस्ट कराते? इसका एक ही रीजन है, ट्रेडिशनल माइंडसेट। ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या आता है कि मैं मेरा प्रॉफिट क्यों दूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरा बिजनेस क्यों दूं, मैं अपने सीक्रेट्स क्यों आउट करूं, मैं अपनी बैलेंस शीट क्यों आउट करूं। ये जो माइंडसेट है ये हमें रोकता है। रीजन कि मैं अपना बिजनेस जो प्रॉफिटेबल है उसका हिस्सा किसी को पार्टनर क्यों बनाऊं? दोस्तों, ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनर आपको डिस्टर्ब कर सकता है, शेयर होल्डर आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। और यही कारण है कि सिर्फ 5-6 हज़ार लिस्टेड कंपनीज है, जबकि 3 लाख माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इंडिया में है। इस माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं लोग, लेकिन कैसे आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? जो मेट्रोज में, बड़ी सिटीज में बड़े लोगों के कनेक्ट में है वो। अदरवाइज बाकी सब लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जरा सोचिए, यदि किसी के पास मारुति की एजेंसी है, वो भी आईपीओ लेके आ रहा है। जरा सोचिए, एक सब्जी वाला भी आईपीओ लेके आ रहा है जो डिफरेंट तरीके से सब्जी बेच रहा है। जब इस तरह के बिजनेस मैन जब आईपीओ ला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं सोचते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? ये जो माइंडसेट की प्रॉब्लम, जनरली किसी को भी माइंडसेट चेंज करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन जब यहां बड़ी टिकट साइज है, क्या आपका एक बड़ा डिसीजन है, यदि आपको 2-4 लाख की शॉपिंग करनी हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आपको बड़ा डिसीजन लेना हो, 2-4-5-10 करोड़ आपके पूरे बिजनेस का डिसीजन लेना हो, तो वो ऑटो मोड में चलाना कंफर्टेबल होता है, इन स्पाइट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। तो यही रीजन है कि हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इस माइंडसेट से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आप को ना अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कोई नया विजन दे पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आपको करना होगा। बस फर्क यही है कि मेट्रोज में आज कर रहे होंगे और टीयर 2 में कल करेंगे और टीयर 3 सिटी में परसों करेंगे, यानी कि ये हो सकता है 10-10 साल के गैप में हो। तो क्यों न आप अपने आप को कनेक्ट में लाएं उन लोगों से जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। यदि ऐसा कर पाएंगे
तो ही आपको लंबी रेस का घोड़ा माना जाएगा, या आपका बिजनेस जो आपने सेटअप किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके बच्चे आपके बिजनेस में आए या नहीं आए, लेकिन आपका बिजनेस जिंदा रहेगा। और यही कारण है, आप देखिए L&T चल रहा है विदाउट कोई ऑनर, सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से L&T चल रहा है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज किस तरह से चल रही है, सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से चल रही है। आपका बिजनेस भी, आपका विजन भी वैसे ही चल सकता है, बस आपके फर्स्ट स्टेप की जरूरत है। यदि आपका बिजनेस सक्सेसफुल है और उसके बाद में आप इनहेरिट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद में जबकि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस चलता रहे, लेकिन अब आपकी एज हो गई है, तो भी आप इस तरह से आईपीओ लाकर बिजनेस को, प्रोफेशनल्स को हैंडल ओवर करके आप अपने लाइफ में और लाइफ के बाद भी आपके बिजनेस को जिंदा देख सकते हैं। जरा सोचिए, कोई भी कंपनी कभी नहीं मरती है, इंसान के तो एक लाइफ होती है, कंपनी की कोई लाइफ नहीं होती है। वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के विजन पर। यदि विजन ठीक होगा तो कंपनी चलती रहेगी। तो इसलिए आपको वो सोचना है कि अगले 200, 300, 500 साल तक भी आपकी कंपनी चलती रहे। जरा सोचिए, अभी धीरू भाई अंबानी को तो सिर्फ 50 साल हुए हैं रिलायंस को एस्टेब्लिश किए हुए, आज इतना बड़ा नाम हो चुका है, और आपको लगता है कि अगले 3, 4, 5, 7 जनरेशन वो हिलने वाले हैं। इतने बिजनेस फैला लिए हैं उन्होंने कि वो चलती ही रहेंगी। तो आपको क्या करना है? देखो, आपका बिजनेस कैसे चलता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप सालों से बिजनेस चला रहे हैं, आप ये जानते हैं कि बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है, ये सब चीज आप जानते हैं। बस आपको जानने की जरूरत है कि बिजनेस के रनर की जगह एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है, बस यही जानना आपको जरूरत है। इसके अलावा आपके बिजनेस में कोई कमी नहीं है। आप एक बात मान के चलिएगा, यदि आपको वो ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने 50% से ज्यादा टाइम आपको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे देना पड़ेगा। अभी आप 100% टाइम बिजनेस को दे रहे हैं, उस 100% को 50% करना होगा, अपने कुछ काम को डेलीगेट करना होगा, और डेलीगेट करके एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को अपना टाइम देना होगा। और आपको लर्न करना होगा वो चीजें जो आज तक आपने नहीं सीखी है, या आज तक आप सुनते हैं लेकिन जानते नहीं है, जानते हैं लेकिन करते नहीं है, और करना भी चाहते हैं लेकिन कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में है। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या आप अपना 50% टाइम एज ए एंटरप्रेन्योर देने को तैयार है, जो आपको एटलीस्ट 5 से 10 गुना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके देगा आपकी और आपके एंटरप्राइज की? जी हां, तो आइए हम आगे चलते हैं कि यदि आप तैयार हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो आपको मीट करना है किसी भी आपकी कंपनी को लिस्ट होने के लिए। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। नंबर 1 बात, 3 साल से कंपनी आपका बिजनेस चलना चाहिए, एज ए 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। इन 3 साल में से 2 साल प्रॉफिट के होने चाहिए, कोई भी 2 साल हो सकते हैं। तीसरी बात, आपकी नेट वर्थ, नेट वेल्थ या पॉजिटिव कैश, पॉजिटिव एसेट 3 करोड़ रुपए के आसपास की 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, कंपनी की एक वेबसाइट होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, आजकल वेबसाइट तो सभी की हो जाती है। पांचवी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आपके केस में कोई नॉन कंप्लायंस का लीगल मैटर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। और साथ ही, जब लीगल मैटर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ रखा है, सेल टैक्स का, जीएसटी का नोटिस आ रखा है, या कोई छोटे मोटे, वो सब तो रूटीन की पार्ट है जिसको सेटल हो जाएंगे। कोई भी बड़ा कंप्लायंस या स्टॉक एक्शन से रिलेटेड कोई भी मैनेजमेंट पर कंप्लायंस इशू नहीं हो, वो बात ध्यान देने की बात है। छठी बात, ऐसा नहीं हो कि आपने कल बिजनेस खरीदा और आज आप आईपीओ लेके आ रहे हो, आप उस बिजनेस को एटलीस्ट रन करते हुए 1 साल तो हो गया हो, आपको पता है कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपकी टोटल पेड अप कैपिटल 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पोस्ट इश्यू। पेड अप कैपिटल 25 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि आपकी मार्केट वैल्यू 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। पेड अप कैपिटल का मतलब ये हुआ 2.5 करोड़ शेयर्स 10 रुपए फेस वैल्यू के, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितना मैं समझता हूँ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में 2.5 करोड़ शेयर्स यानी कि 25 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस करने वाले नहीं है, बल्कि बिजनेस तो 10, 20, 50 लाख, 2 करोड़ रुपए लगा के करने वाले हैं। और वो उस बिजनेस से वेल्थ क्रिएट करके, बुक वैल्यू 25 करोड़ या 50 करोड़, 100 करोड़ हो सकती है, लेकिन रियल इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ और सिर्फ कुछ करोड़ लाख में ही होता है। तो ये सारी कंडीशन यदि आप मीट करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन क्या ये कंडीशन मीट करते हैं? नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? यदि ये कंडीशन मीट नहीं करते हैं तो आपको पहले 1-2 साल वेट करके इन कंडीशंस को मीट करना होगा, उसके बाद में आप प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अब प्लानिंग कैसे करें? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारी एक बुक आ रही है जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओज। ये दोनों पर्सपेक्टिव में, चाहे आप इन्वेस्टर हो,
चाहे आप एंटरप्रेनर हो जो अपना इश्यू लाना चाहते हैं, दोनों के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। तो आप तैयार हो जाइए, वो बुक जरूर आपके लिए रिलीज होगी और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। जरा सोचिए, जब भी आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं और इस तरह की नॉलेज गेन करते हैं तो कुछ लाखों का बिल आ जाता है, लेकिन ये कुछ हंड्रेड्स के पैसे पे ये जो बुक मिलेगी वो आपको बेसिक नॉलेज दे देगी। तो उस बेसिक नॉलेज के बेस पर आप एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन अपने प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या आईपीओ लेके आना और पैसा इकट्ठा हो जाना, सब्सक्रिप्शन मिल जाना और इन्वेस्टर का आ जाना सक्सेस की गारंटी है? जी नहीं दोस्तों, सक्सेस आईपीओ या एंटरप्राइज में नहीं है, बल्कि रियल बिजनेस में जो एक्चुअल में आप कर रहे हो। तो यही रीजन है कि यदि हम पिछला डेटा देखते हैं तो जो अभी हम लिस्टेड हुए हैं उसमें से 40% कंपनीज ही ऐसी हैं जिन्होंने 10% की ग्रोथ दी है अपने प्रॉफिट में सिंस इज लिस्टिंग। 60% ही कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 0.9% की ग्रोथ दी है अपनी लिस्टिंग से लेकर, और सिर्फ 10% कंपनीज ऐसी है जिन्होंने 25% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दी है लिस्टेड में। तो इसलिए ओरिजिनल, तो आप ये मत भूलना इस एंटरप्रेन्योर बनने के चक्कर में आपका ओरिजिनल बिजनेस पीछे रह जाए। ओरिजिनल बिजनेस है तो ही एंटरप्राइज वैल्यू है। यदि ओरिजिनल बिजनेस नहीं है और आप सिर्फ पैसा लेने के लिए आए हैं तो एंटरप्राइज में इन्वेस्टर आपको पैसा नहीं देगा। रीजन आप समझ लें कि आप आईपीओ इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी, कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसमें क्या देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें ही एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखना चाहेगा। तो ये ध्यान रखें, ओरिजिनल बिजनेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, वो ही आपको पैसा लेके आएगी या वेल्थ क्रिएट करेगी या एंटरप्राइज वैल्यू दिलाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने नए आईपीओ के साथ आपकी कंपनी को लिस्टेड कराने के लिए? तो हाँ दोस्तों, यदि आप तैयार है तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो आएंगे। वो क्या है? जरा सिंपल से 5-7 क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आएंगे कि मैं, अब ये तो आपको क्लियर हो गया है कि मैं क्यों आईपीओ लेके आऊं, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में आएगा कि मेरी बुक वैल्यू तो 100 रुपए है, मैं 90 रुपए में आईपीओ क्यों लेके आऊं, मेरे तो नुकसान हो रहा है। लेकिन जरा आप सोचिए, यदि 10% नीचे भी आपका आईपीओ आ रहा है या 20% नीचे भी आ रहा है, वो तो आईपीओ प्राइस है। लिस्टिंग प्राइस क्या होगी? हो सकता है डबल हो। जब लिस्टिंग होगी तो बचे हुए आपके 90%, यदि आप 10% का भी आईपीओ लेके आ रहे हैं या 25% का भी आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो बचे हुए आपके 75% की वैल्यू डबल हो गई है। तो आप देखिए कि आपको बुक वैल्यू देखनी है या इस एंटरप्राइज वैल्यू का फायदा देखना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, मुझे कितना पैसा मिल सकता है? जी हाँ, कितना पैसा मिल सकता है, ये सब चीजें डिपेंड करती है कि आपकी बैलेंस शीट कैसी है। तीसरा, आईपीओ लाने में मुझे खर्चा कितना लगेगा? जी हाँ, खर्चा तो लगेगा ही, लेकिन कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है और साथ में क्या डील हो पाती है एक लीड मैनेजर के साथ में। लेकिन जो भी खर्चा लगेगा आपके एंटरप्राइज वैल्यू को बेटर करने के लिए लग रहा है, आपकी खुद की वेल्थ बढ़ाने के लिए लग रहा है। बेसिक से क्वेश्चन है और लोग कहते हैं कि ये खर्चा इतना लग रहा है तो मैं क्यों लेके आऊं आईपीओ। देखो, एंटरप्रेन्योर बनना है आपको, बिजनेस रनर नहीं, तो इसलिए कुछ ऐसे खर्चे भी करने होंगे जो बिजनेस रनर को नहीं करने होते हैं। मेरे आईपीओ को आने में कितना टाइम लग जाएगा? जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, और यदि नहीं मीट कर रहे हैं तो उनको मीट करने में कितना टाइम लग जाएगा। यदि आप मीट कर रहे हैं तो आपकी बैलेंस शीट को बहुत ढंग से, बिल्कुल व्हाइट ब्लैक छोड़कर सिर्फ व्हाइट में मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाना होगा। आपको ये माइंडसेट डेवलप करना होगा कि मुझे कच्चे का काम, 2 नंबर, ये सब नहीं करना है। तो फिर आप देखेंगे कि आपको कितना टाइम लगता है। ये इस बात पे डिपेंड कर जाएगा कि 6 महीने से लेकर 1 साल 2 साल तक, मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम टाइम है जो आप कर सकते हैं। 6 महीने में तो आराम से कर सकते हैं यदि आपकी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है तो। मुझे कंप्लायंस क्या करनी पड़ेगी और उसके बाद में रेगुलर कंप्लायंस क्या होगी? देखो, ये सब आपके प्रोफेशनल्स का काम है। कंप्लायंस भी होगी, लीड मैनेजर और प्रोफेशनल इस काम को करेंगे, आपको बस उनको हायर करना है। और आप चाहते हैं कि क्या हम आपकी इस काम में मदद करें, इन सारे क्वेश्चंस का सोल्व करने में, आपकी बैलेंस शीट को स्ट्रीमलाइन करने में, आपको आईपीओ रेडी, एसएमई आईपीओ रेडी करने में, तो हम आपके लिए मदद कर सकते हैं। नीचे एक लिंक दिया हुआ है, एक फॉर्म दिया हुआ है, जिसको यदि आप भर लेंगे तो हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और कनेक्ट करके आपको ये बताएगी कि आपको और क्या करने की जरूरत है और आप किस तरह से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और आप कितने रेडी हैं या कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या। इन सब को देखते हुए यदि आप एलिजिबल हुए तो हो सकता है कि नेक्स्ट आईपीओ
जल्दी ही अगले 3 से 6 महीने में आपका हो सकता है कि इसमें 6 से 3 साल तक लग जाए, लेकिन आप पहला स्टेप तो आपको आज ही उठाना पड़ेगा ना। तो यदि आप पहला स्टेप उठाने को तैयार है तो नीचे जो फॉर्म दिया हुआ है उसको अभी भरिए, अभी सबमिट कीजिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट करके पूरी डिटेल से आपसे बात करेगी, उसके बाद में आप खुद डिसाइड करेंगे। और हाँ, इसको यदि आपके पास रियल बिजनेस है तो आपको बात करने में कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन ही होगा, कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। बस करना क्या है, ये फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म को भरने से आपको क्या फायदा होगा? नंबर 1 कि आपकी नॉलेज गेन होगी। नॉलेज गेन के साथ में आपको पता लगेगा क्या क्या कमी है जो आपको इंप्रूव करना है, और कुछ नहीं तो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का प्रोसेस भी इंप्रूव होगा। दूसरी बात है, आप अपने आप को आईपीओ रेडी करने के लिए अगले 1-2 साल में तैयार हो जाएंगे, और जब तैयार हो जाएंगे तो टाइम हो गया आपको अपना आईपीओ लॉन्च करने का, और लॉन्च हो गया तो आप बीएसई एनएसई में लिस्टेड पार्टनर बन जाएंगे, लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगी। इंडिया की टॉप 5-7 हजार कंपनीज में यदि आपका नाम होगा तो आप सोचिए कि आप 7,000 कंपनीज में, इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन में से टॉप 7,000 लोगों में से आप हो गए। इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन का काम आपके लिए क्या हो सकता है? आइए अब हम देखते हैं कि जब से एसएमई स्टॉक एक्सचेंज खुला है उस समय से लेके अभी तक का क्या डेटा कहता है। स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि ऑलरेडी 331 कंपनीज बीएसई में लिस्टेड है, 476 कंपनीज एनएसई में लिस्टेड है। बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,70,000 करोड़ रुपए है और एनएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,45,000 करोड़ है। दोनों मिला के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन एवरेज 500 करोड़ रुपए है और एनएसई का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 करोड़ रुपए है। जरा सोचिए, जो लिस्टेड है वो एटलीस्ट 300 करोड़ का तो आदमी हो ही गया एवरेज में। हो सकता है, ये तो एवरेज है, जनरली मोस्टली तो ज्यादा ही होंगे। यदि आपका बिजनेस अच्छा है तो आप तो इससे ज्यादा के एंटरप्राइज वैल्यू रखते हैं। 2011-12 से लेकर अभी तक कितना फंड रेज हुआ, आइए हम इसमें बात कर लेते हैं। 7 करोड़ रुपए फंड रेज हुआ था 11-12 में, जो 17-18 में हाईएस्ट 2,225 करोड़ रुपए रेज हुआ। 18-19 में 1,620 करोड़ रह गया था। उसके बाद में 22-23 कोविड के बाद में 2,235 करोड़ रुपए, और 2023-24 में 5,997 करोड़ रुपए, और अभी यानी इस साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है या ऑलरेडी फंड रेज हो चुका है एसएमई आईपीओ में। तभी तो आपको और हमको लगाने का मौका मिल रहा है। तो हम में से जो बड़े बिजनेसमैन है इस नजर से भी अपने बिजनेस को देखना स्टार्ट कर दें। एवरेज आईपीओ साइज की यदि हम बात करें, जहां 2011-12 में 7 करोड़ का आईपीओ आया करता था, वो 2017-18, 18-19 में 15 करोड़ का हो गया, और आज के तारीख में यानी कि 23-24 और 24-25 में 30 करोड़ का एवरेज आईपीओ आ रहा है। इसका मतलब कि एवरेज आपकी वैल्यू जो जिस पर आप आईपीओ लेके आएंगे वो लगभग 30 करोड़ का होगा, और यदि वहां से डबल भी लिस्ट होता है या ट्रिपल भी लिस्ट होता है तो आपको 100 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन मिल सकती है। लेकिन ये सब डिपेंड इस बात पे करेगा आपका बिजनेस कैसा है। तो ये जो डेटा बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारे इंडिया में जो 6 करोड़ एंटरप्रेन्योर है उसमें से सिर्फ 3 लाख लोग ही ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। उसमें से भी कितने लोग हिम्मत करते हैं, ये अगले 5 साल में 5,000 आईपीओ आएंगे, सिर्फ 5,000 लोग ही हिम्मत कर पाएंगे। और हाँ, एक और लास्ट बात, आप आईपीओ लगा के थक गए, अलॉटमेंट नहीं आ रहे हैं, क्यों ना अपना आईपीओ लेके आए और हम लोग आपकी लाइन में लगे कि हमें अलॉटमेंट आए। क्योंकि यदि आपका आईपीओ का हमें अलॉटमेंट आया तो जरा सोचिए, कहीं आप मुझे मिल गए रास्ते में, फ्लाइट में मिल गए, तो मैं कहूँगा सर आपके शेयर होल्डर मैं भी हूँ। लेकिन हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि मेन बोर्ड का आईपीओ लाना भी पॉसिबल है, लेकिन एसएमई के थ्रू मेन बोर्ड पे शिफ्ट होना ज्यादा इजी है। यदि आप एसएमई में लिस्ट हो गए, 25 करोड़ के नीचे की आपकी आफ्टर इश्यू पेड अप कैपिटल है, और तो आप सोचिए कि आप एसएमई में लिस्ट हो जाइए, 3 साल बाद में कुछ रेगुलेशंस के बाद में आप मेन बोर्ड में शिफ्ट हो सकते हैं, और ये वही बोर्ड हो गया जहां टॉप लिस्टेड कंपनीज लिस्टेड हैं। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप कैपिटल होना चाहिए। जैसे हमने कहा मैक्सिमम 25 करोड़, लेकिन मिनिमम 10 करोड़ होना चाहिए, तो आप मेन बोर्ड पे जा सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, नेटवर्थ पॉजिटिव 15 करोड़ होनी चाहिए, और प्रॉफिट पिछले 3 में से 2 साल में पॉजिटिव रहो। ये तो बीएसई की है। और उसी तरह से लगभग सेम ही एनएसई की भी मेन बोर्ड में शिफ्ट होने के लिए, एसएमई से मेन बोर्ड में 3 साल बाद में शिफ्ट होने की रेगुलेशंस है, जिन्हें फॉलो करते हैं तो आप मेन बोर्ड में भी बन सकते हैं। फिर भी डिटेल से हम बात कर लेंगे जब आप हमारी टीम को कनेक्ट करेंगे। तो अब मैं आपके पास 2 रिक्वेस्ट छोड़ के जा रहा हूं, या 2 ओपिनियन छोड़ के जा रहा हूं। नंबर 1, यदि आपकी कंपनी
इस लायक है या आपका विजन है कि मैं लिस्टेड हो जाऊं, तो नीचे दिए हुए फॉर्म को जरूर भर दें। दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं लेकिन मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, यदि मुझे यहां थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए और मुझे सही गाइडेंस मिल जाए, तो मैं इस लायक अपनी कंपनी को कर सकता हूं, तो भी आप ये फॉर्म भर दें। और नंबर तीसरी बात, हमारी एक बुक आ रही है जिसका नाम है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ। ये न सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है बल्कि एंटरप्रेन्योर के लिए भी है। तो आप इसमें सीखेंगे कि क्या क्या प्रोफेशनल्स क्वेश्चंस हैं जो आप किसी प्रोफेशनल को पूछेंगे जब भी आपको आईपीओ लेके आना है। ये जो 5-7 क्वेश्चन मैंने बताया ना कि खर्चा कितना होगा, कितनी वेरिएशन मिलेगी, कितना पैसा मिल जाएगा, मेरे को क्या फायदा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हर कोई पूछता है। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन क्या जो आपको एक लीड मैनेजर को पूछने चाहिए, वो सब मिलेंगे आपको उसी वीक में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गेट योरसेल्फ रेडी फॉर एसएमई आईपीओ। थैंक यू वेरी मच।